हेलो बच्चों। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह फरवरी सत्र 2021-22 कक्षा अष्टम पूर्णांक 60 विषय हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। बच्चों सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्न को देखते हैं और उसके उत्तर को समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हिंदी में प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। और नीचे यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर को लिखना है। तो मैंने इसे पढ़ लिया है, आप पढ़ लेंगे। और अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था। और यहाँ जो विकल्प दिया गया है, इसमें सही विकल्प है विकल्प डी, तालाब। और आगे प्रश्न 2 में दिया गया है, इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है। और यहाँ जो विकल्प दिया गया है, विकल्प ए शहर, विकल्प बी गांव, विकल्प सी आबादी और विकल्प डी तालाब। इसमें विकल्प डी तालाब सही विकल्प है। प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में ईक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अर्थात इस ईक प्रत्यय को हमें इन शब्दों में जोड़कर जो है इसका एक नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है परंपरा, राजनीति, शिक्षा और एक शब्द है भूगोल। तो हम लोग देखते हैं इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले परंपरा में ईक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पारंपरिक। आगे राजनीति में ईक प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाएगा राजनीतिक। शिक्षा में ईक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा शैक्षिक। और भूगोल में ईक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा भौगोलिक। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, बिंदु सागर कैसे बना, यह कहां पर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसे ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर, जिसे जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है, जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले सकते हैं अथवा इसे आप वीडियो को देखकर धीरे धीरे लिख सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में कौन सा प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। यह पाठ आपके किताब में दिया गया है, पुस्तक में दिया गया है और उसी के लाभों को आपको लिखना है। कम से कम 8 पंक्तियां, इसमें कम से कम कितने लाइन लिखना है, 8 पंक्तियां, तभी इसमें 4 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं तालाब के लाभ के बारे में। तो बच्चों देखें इसमें हम लोग लिखेंगे, तालाब के अनेक लाभ हैं। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। यह जल संकट से बचा सकता है, इससे गांव की समृद्धि का पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरना तन पर भी है। उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह आप 5 नंबर का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। आगे हम लोग अंग्रेजी के प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर को समझते हैं। इसके बाद अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है, जिसमें पहला प्रश्न है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और यहाँ पर ये लाइन्स इस प्रकार से हैं, द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi.
बच्चे दूध और जलेबी बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें जो पंक्तियां दी गई है उसका अर्थ हिंदी में इस प्रकार से है, दो पक्षियों को देखकर उन्हें जो आनंद मिला वह इतना अधिक था कि वे दूध और जलेबी के आनंद को भी भूल गए। तो वे इतने आनंदित हो गए। अब इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। अब हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर जो विकल्प दिया गया है, समय नष्ट ना करते हुए आप विकल्प देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही है। न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड, उनके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न जो है आने लगे। आगे 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें सही विकल्प है विकल्प ए, जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस। आपने पढ़ा होगा कि केशव के घर के कॉर्निस के ठीक ऊपर वे अंडा जो है दिए थे, जो पंछी थे वे अंडा उसके घर के कॉर्निस के ठीक ऊपर में दिया था। आगे 2 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बच्चों 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है, नेम द वर्क्स व्हिच वर डन बाय द पोएट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माय मदर। आपने माय मदर कविता पढ़ा होगा, उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। क्या लिखना है? नेम द वर्क्स व्हिच वर डन बाय द पोएट, वह कौन से काम थे जो कवि ने किए, बिफोर गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने से पूर्व, अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कविता के अनुसार, माय मदर जो कविता है उसके अनुसार। तो देखते हैं इसका उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स एंड यूज्ड टू वॉक माइल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर, वह जो है जो समाचार पत्र है उसको जो है इकट्ठा करता था और उसे बांटता था विभिन्न जगहों पर, मंदिरों में, शहरों में, गांव शहर के लोगों के बीच में, और एंड यूज टू वॉक माइल्स, और माइल्स कई माइल तक उसे इसके लिए जाना पड़ता था, माइल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने से पहले उसे कई माइलों की यात्रा करनी पड़ती थी। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है, 3 नंबर में प्रश्न दिया गया है, राइट अबाउट 2 डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अर्थात इंटरनेट जो आजकल हम लोग उपयोग करते हैं उसके 2 क्षति, डिसएडवांटेज के बारे में, क्षति के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों इसके तो बहुत सारे अवगुण हैं, तो उनमें से आपको कोई 2 अवगुण को इसमें लिखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें हम लोग उसका उत्तर में लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, नंबर 1 एडिक्शन, टाइम वेस्टर एंड कजेज डिस्ट्रैक्शन। और 2 नंबर में लिखेंगे डिप्रेशन, लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। समाज से यह जो है विच्छेद हो जाता है, समाज से इसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। जो इंटरनेट का ज़्यादा यूज करता है वो लोनलीनेस भी उसमें आ जाती है, अर्थात वो एकाकीपन उसमें घर कर बैठता है, वो किसी से मिलता नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख देंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। 1 में लिखेंगे एडिक्शन, टाइम वेस्टर एंड कजेज डिस्ट्रैक्शन। 2 में लिखेंगे डिप्रेशन, लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। तो इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बच्चों 4 नंबर में दिया गया है, लिस्ट 4 इश्यूज दैट मलाला यूसुफजई रेज्ड इन हर स्पीच। मलाला यूसुफजई ने जो अपना भाषण दिया था उसमें जो इशू उन्होंने बताया था, कौन कौन से इशू थे उसके बारे में 4 लाइन आपको लिखने हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग लिखेंगे, लिस्ट 4 इशूज दैट मलाला यूसुफजई राइज्ड इन हर स्पीच। नंबर 1, शी राइज्ड द इशू ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड, क्राइज गो अनहियर्ड। 2 नंबर में लिखेंगे, द इशू ऑफ काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लैनेट। 3 नंबर में लिखेंगे, द इशू ऑफ द होल्स इन द ओजोन एंड अफ्रेड टू ब्रेथ द एयर। और 4 नंबर में लिखेंगे,
शी रेज्ड ए वॉइस फॉर हर मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 4 नंबर में फिर से देख लें, शी रेज्ड ए वॉइस फॉर द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से 4 लाइन आपको लिखने हैं। और अब हम लोग आगे गणित के प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 1 में दिया गया है 3t - 4 = 11। तो t का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं इसको करके कि इसका मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए, यह 3t - 4 = 11, इसमें t का मान हमें निकालना है। तो यहाँ 3t = ये जो -4 है, यह यदि राइट साइड में हम इसको ले आएंगे तो यह +4 हो जाएगा। तो अब 11 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो ये 15 हो गया। और अब t के साथ में जो 3 मल्टीपल है, इसको हम राइट साइड में ले आएंगे तो यह 15 से नीचे 15/3 हो जाएगा। और 15/3 ये जो है 15/3 यह 5 से कट जाएंगे। तो इस प्रकार से t का मान हो जाएगा 5। तो अब हम लोग उसमें ऑप्शन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में t5 दिया गया। तो बच्चों इसमें विकल्प सी में दिया गया है 5, तो यह विकल्प सही है। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है 75 पैसे का 2 रुपए से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बच्चों जैसे यहाँ पर 75 पैसा है और यहाँ 2 रुपया, तो 2 रुपये को भी पहले हमें पैसे में बदलना होगा। तो 1 रुपया में हम जानते हैं 100 पैसे, तो 2 रुपये में कितने होंगे? 200 पैसे। अर्थात यहाँ जो हमें अनुपात निकालना है वो 75 पैसा और 200 पैसे में निकालना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे और इसका सही विकल्प पता करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर 75 पैसे बटा 2 रुपये, अर्थात 75 पैसे बटा 200 पैसे। और अब 75 और 200 को काटेंगे 25 से, 25 तिया 75 और 25 अठे 200, यानी कि 3/8। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, चूंकि 2 रुपये बराबर 2 गुना 100 अर्थात 200 पैसे। तो 3/8 अर्थात क्या हो गया? 3:8। और यह किस विकल्प में दिया गया है देखते हैं। तो बच्चों देखें, यह जो है विकल्प बी में दिया गया है, अर्थात विकल्प बी सही विकल्प है। अब प्रश्न 3 में दिया गया है सरल कीजिए, और प्रश्न है 2x + 5 / 3x + 4 = 3। तो देखते हैं बच्चों इसका हल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न को फिर से एक बार लिख दिया गया है 2x + 5 और नीचे 3x + 4 = 3। और अब ये जो नीचे 3x + 4 है, इसको 3 के साथ हम लोग मल्टीपल कर देंगे। 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसे 1 मानेंगे, और 2x + 5 को हम चाहें तो 1 से गुना कर सकते हैं, परंतु 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इसके नीचे लाइन में लिखेंगे 2x + 5 = 3 × 3x + 4। और फिर इसे जो 3x + 4 है, इसके साथ में ये जो 3 है इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो 3 और 3x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। अब 2x + 5 = 9x + 12 प्राप्त हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ कर देंगे लेफ्ट साइड में, और जो संख्या डिजिट है उसको हम लोग राइट साइड में करेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, इसमें जो करने से इसमें जो साइन दिया गया है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस है ही नहीं, केवल उस संख्या के आगे प्लस है। तो इसके लिए जब इसको चेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो ये अब चेंज होकर दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो देखते हैं इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ये 9x जो है इसके आगे प्लस है तो इधर आ गया ये -9x हो गया, प्लस 5 है तो इधर आ गया ये -5 हो गया। अब 2x - 9x हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7x, और 12 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से -7x = हो गया 7। तो x = ये 7 जो है यह इधर मल्टीपल है, यह राइट साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 7/-7, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? x का मान प्राप्त हुआ -1। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया।
आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो बच्चों 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है, राम एक साहूकार से 40,000 रुपए उधार लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न को एक बार फिर से देख ले। राम एक साहूकार से 40,000 रुपया उधार लिया, अर्थात इसे हम लोग मूलधन मान सकते हैं। आगे ब्याज की दर 7% है। कितना प्रतिशत है? 7%। और 2 वर्ष, समय जो है 2 वर्ष दिया गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और यहां दिया गया है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए हम लोग इसका हल किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देखिए हम लोग को क्या क्या दिया गया है। मूलधन जिसे P द्वारा नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो यह जो है 40,000 रुपया है। दर R यह 7% है। समय यह जो है 2 वर्ष है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करना है, तभी हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 गुने और ऊपर में टू द पावर समय n। तो अब हमें इसमें से सभी ज्ञात है। मूलधन जो है 40,000 है, दर जो है 7% है और समय 2 है। तो इसको हम लोग बैठा देंगे। और अब एक के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसे 1 मानेंगे। 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग सरल करेंगे तो इस प्रकार से 107/100 प्राप्त होगा। और अब 107/100 के ऊपर घात 2 है तो इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा। 107/100 गुना 107/100। और अब देखिए इधर 40,000 है, इसमें 4 जीरो है और यहाँ 100 और 100 इसमें 2 जीरो है। तो ये सारे जीरो ये 40,000 के साथ में 100 के जो जीरो हैं वो इधर इस 100 के जीरो ये 2 के साथ में कट गया और इस 100 के जीरो ये भी 2 जीरो के साथ में कट गया। तो अब क्या क्या बचा? इधर बचा 40,000 में 4 और इधर 107 और 107। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखें 4 गुना 107 गुना 107 और इसको गुना करेंगे तो हो गया 45,796 रुपया। यह क्या प्राप्त हुआ? मिश्रधन प्राप्त हुआ। और अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। जो मिश्रधन हमें प्राप्त हुआ वह है 45,796 और हमारा मूलधन है 40,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? इसको घटा देंगे तो ये हो गया 5,796 रुपया। आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न। बच्चों 5 नंबर में प्रश्न देखें, दिया गया है यदि कोई बैटरी 4% की हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को फिर से आप पढ़ लेंगे और तब इसका हल को समझने में आपको सुविधा होगी। तो देखते हैं इसका हल किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर x, तो हानि प्रतिशत बराबर 4% दिया गया है। तो इसके अनुसार जो फॉर्मूला होता है यदि हानि होगा तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। यह फॉर्मूला है। तो क्रय मूल्य को हम लोग x मान लिए हैं और हानि का प्रतिशत 4% है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र में जो दिया गया है इसके अनुसार इसको लिखेंगे x ब्रैकेट 100 माइनस 4/100। तो इसमें से 100 में से 4 को घटा देंगे तो ये हो गया 96x/100। उसके बाद आगे प्रश्न में दिया गया है पुनः लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत है 4%। तो इसके समय जो विक्रय मूल्य है जब लाभ होगा तो केवल मात्र फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। 100 माइनस हानि प्रतिशत की जगह 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा। और इसमें हम लोग इस प्रकार से बैठा देंगे x 100 प्लस 4/100। तो 100 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 104 हो गया, यानी कि 104x/100। आगे प्रश्न में क्या दिया गया है? जो इसमें से जो लाभ है उसमें से जो हानि को अगर हम घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें 6 रुपया प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग अब सरल कर सकते हैं। तो इसमें 104x माइनस 96x बटा 100 इजिकल टू 6 और इस 100 को 6 के साथ गुना कर देंगे तो ये हो गया 6 इंटू 100x और 104 से 96x को घटा देंगे तो ये हो गया 8x। तो इस प्रकार से 8x इजिकल टू 600 प्राप्त हो गया। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? x इजिकल टू हो जाएगा 600/8।
तो इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 75, यानी कि x इजिकल टू कितना हो गया, 75 रुपया। तो इस प्रकार से बच्चों बैटरी का जो क्रय मूल्य है वो कितना प्राप्त हो गया, जो है 75 रुपया उसका बैटरी का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो आगे बच्चों अब हम लोग देखेंगे विज्ञान का प्रश्न। विज्ञान में बच्चों दिया गया है निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता है, और यहाँ पर कौन कौन से विकल्प दिया गया है देखें। तो बच्चों यहाँ विकल्प दिया गया है ए नींबू का रस, बी धातु, सी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और डी प्लास्टिक। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करता है, तो विकल्प डी सही विकल्प है। प्रश्न 2 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों को की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है, और इसका सही विकल्प है विकल्प बी जनन। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है जब किसी संपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है। तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख, इसमें बच्चों हम लोग लिखेंगे जब किसी संपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। आपने चुंबकीय सुई अवश्य ही विद्यालय में देखे होंगे और पुस्तक में उसका चित्र भी दिया गया है, आप देख लेंगे। तो क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संपरिक्षेत्र में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न क्या दिया गया है। तो बच्चों 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं, तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है, अतः व्यक्ति को विद्युत के झटके लग सकते हैं और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिए गए प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर समझते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है 2 प्रश्न है। क में दिया गया है विद्युत लेपन क्या है, इसे अच्छी तरह से देख लें, और ख में दिया गया है लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रीम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। आप देखेंगे कि कार का जो बम्पर होता है या पहिए का जो रीम होता है, साइकिल का जो हैंडल होता है वो काफ़ी चमकदार होता है। वो चमकदार क्यों होता है, उसके पीछे कारण है कि वह उसके जो लोहे का बना होता है उसके ऊपर में या जिस धातु का भी बना हो उसके ऊपर में क्रोमियम धातु की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि वह अधिक से अधिक दिनों तक सुरक्षित बना रहे। तो देखते हैं इसका उत्तर, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले बच्चों ये देख लें, अगर आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखते हैं तो नीचे भी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे क नंबर में है अलैंगिक जनन क्या है और ख नंबर में है जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या क और ख जो 5 नंबर के ऊपर दिए गए हैं उन्हीं के उत्तर दे रहा हूं, आप उसे समझकर लिख सकते हैं। और अगर आप नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर जानते हैं और ऊपर वाले नहीं जानते हैं तो आप उन्हीं को लिखें जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बच्चों क नंबर के उत्तर में हम लोग लिखेंगे विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इस प्रकार से क नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे हम लोग ख नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे साइकिल का हैंडल या रीम जो है, गाड़ियों का रीम, पहिए का रीम होता है वो चमकदार होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें क्रोमियम का एक परत चढ़ाया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम को बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण से सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है और तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है कि साइकिल का हैंडल या पहिया वगैरह जो है
सीधे क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वह बहुत महंगी होती है, उसे बनाने पर काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए उसे सस्ते धातु का बनाकर और उसके ऊपर में क्रोमियम की एक परत चढ़ा दी जाती है, इनकी विद्युत लेपन कर दिया जाता है। आगे बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान का प्रश्न को देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। तो बच्चों देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत होगा। और इसमें सही विकल्प है वन सर्वेक्षण। वन सर्वेक्षण जो है इसका सही विकल्प है। प्रश्न 2 में दिया गया है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकता है या सकती है। और यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री। तो इसमें जो विकल्प डी है प्रधान ए और बी अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर ही जो है कानून बना सकती है। तो आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है। और इसमें सही विकल्प है सर्वव्यापक संसाधन, विकल्प बी। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन से बात? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ठीक है। आगे मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और आगे लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। और आगे लिखेंगे पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और अंत में लिखेंगे समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे और इस प्रकार से आप एक बार फिर से देख लें। और आगे हम लोग प्रश्न संख्या 5 में दिए गए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए बच्चों दिया गया है मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। तो इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से लिखेंगे मौलिक अधिकार होने के 2 लाभ निम्न प्रकार हैं। क जाति, लिंग, स्थान तथा वर्ण आदि के आधार पर राज्य नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ख नंबर यानी कि दूसरे लाभ में लिखेंगे किसी भी नागरिक को सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोविनोद, धार्मिक स्थलों पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर से नहीं रोका जा सकेगा। तो बच्चों इस प्रकार से 5 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग आगे प्रश्न संख्या 6 के प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर को समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है बताएं। अर्थात कौन कौन से वर्ष में जो है जनगणना किया गया है अब तक, इसे हमें बताना है। तो देखते हैं इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना इन वर्षों में हुई। तो देखिए बच्चों सबसे पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। उसके बाद लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती रही। 1961 में इसके बाद हुई, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1981 में, उसके बाद 1991 में, फिर 2001 में और अंत में जो है 2011 तक ही अभी तक जनगणना हुई है। कोरोना वायरस के कारण जो जनगणना 2021 में होने वाली थी वो अब तक नहीं हो सकी है। अर्थात और 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना अर्थात कोविड आपदा के कारण अब तक नहीं हो सकी है। तो बच्चों इस प्रकार से 6 नंबर का प्रश्न आप लिख। आगे हम लोग संस्कृत में दिए गए प्रश्न को देखते हैं और उसका हल समझते हैं। तो बच्चों संस्कृत में दिया गया है अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा तदाधारितान् प्रश्नान उत्तरत। यहाँ जो गद्यांश दिया गया है इसे आप पढ़ेंगे और इसके आधार पर जो प्रश्न है उसके उत्तर आप लिखेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है खगा कुत्र कुजंती और इसका सही विकल्प है विकल्प ए वृक्षे। तो इस प्रकार से यह हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 में दिया गया जना इति पदे विभक्ति। जना इसमें कौन सा
पद जो है विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति के रूप में प्रथमा विभक्ति इसमें है, तो इसको लिखेंगे सही विकल्प में। और आगे प्रश्न 3 में दिया गया है पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ, अर्थात पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है आपको। प्रश्न 3 में दिया गया है क पादपान सिंचति, कौन पादप को जो है सींचता है, पानी देता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, तो बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये जो मैंने लाल से घेर दिया है, मालकारा पादपान सिंचति। मालाकार जो है वो पादप को सिंचित करता है। आगे प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है देखें। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है जना प्रातः उदयाने भ्रमंती अस्मिन वाक्ये अव्ययम पदम किम अस्ति। इसमें जो है अव्यय पद कौन सा है उसे आपको बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में आपको उसी को लिखना है, मालकारा पादपान सिंचति। और प्रश्न संख्या 4 में लिखेंगे अस्मिन वाक्ये प्रातः अव्ययम पदम अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों सभी दिए गए विषयों का हल हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब भी कर लेंगे।